नमस्कार दोस्तों, आज जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। देखिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन यानी यहाँ पे नाम से इंडिकेट होता है बैंक का रिकॉन्सिलेशन। तो आपको लगेगा बैंक का रिकॉन्सिलेशन यानी जो जिस अकाउंट में कंपनी का, जिस बैंक में जो है कंपनी का अकाउंट है उसमें रिकॉन्सिलेशन नहीं। आप जो है मान लीजिए कि आपका कंपनी का जिस बैंक में अकाउंट है वो तो अपना जो है आपके बिहाफ पे वो अपना लेजर जो है मेंटेन कर रहा है। आप भी जो है अपने कंपनी में जो है बैंक का लेजर जो है मेंटेन करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में किस पार्टी से हमको कितना पेमेंट आया है। यहां लेकिन बैंक रिकॉन्सिलेशन में वही ट्रांजैक्शन जाएगा जो आपको बैंक को इफेक्ट करता हो। अगर कोई आदमी आपको गांधी जी में पेमेंट दिया है तो उसका रिकॉन्सिलेशन नहीं होता है। रिकॉन्सिलेशन हमेशा उसी का होता है जो ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि कोई पार्टी जो है आपको गांधी जी में पेमेंट दिया, गांधी जी आप जाके जो है बैंक में जमा कर दिए। आप जैसे ही बैंक में जमा करिएगा उसका जो है आपको फट से जो है मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना रुपया जमा हुआ। लेकिन अगर कोई पार्टी आपको चेक में पेमेंट दिया है तो चेक आपको जाके बैंक में जमा करना होता है और वो चेक क्लियर होने में कुछ समय लगता है। ठीक है, तो आप जो अपना बैंक का लेजर बनाए हैं, ठीक है, और अगर सपोज करिए कि आप मंथली रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं तो आपके हिसाब से मंथ के एंड में क्या बैलेंस है। जब आप बैंक स्टेटमेंट मंगा के चेक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके मुताबिक जितना बैलेंस होना चाहिए उतना बैलेंस बैंक के स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं है। अगर दोनों में डिफरेंस है तो उसका कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। उसके लिए बाकायदे आपको जो है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना होगा। अगर आप रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपको जो है ये देखना होगा कि ये डिफरेंस जो है किस कारण है। हम भी अपना जो है जो ट्रांजैक्शन यानी जो पैसा कंपनी में आया है उसको हम अपने बैंक के लेजर में जो है बाकायदे उसका एंट्री किए हैं कि कितना पैसा बैंक में आया और कितना पैसा कंपनी से गया। और वही काम जो है बैंक वाला भी कर रहा है, क्योंकि बैंक वाला भी जो है मेरे बिहाफ पे एक लेजर मेंटेन करता है। बैंक वाला हमको ये फैसिलिटी देता है कि सर आपके पास कोई भी चेक आए, चाहे हम आपके बिहाफ पे एज ए इंटरमीडियरी का काम करेंगे, ठीक है, हम आपका जो है एक लेजर जो है मेंटेन करेंगे और आपका जो भी पैसा मेरे पास रहेगा उस पैसा को आप जब चाहे तब जो है विड्रॉ कर सकते हैं। अपने हिसाब से आपको जहां पे उसको यूज करना है आप उसको कर सकते हैं। तो जब वही काम हम भी कर रहे हैं और वही काम जो है बैंक वाला भी कर रहा है तो दोनों में अंतर हुआ सो क्यों हुआ। तो इसी के लिए आपको जो है रिकॉन्सिलेशन बनाना पड़ता है। तो सपोज करिए कि आप जो बैंक का लेजर मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप जो है मंथली जो है रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हैं कि हम जो है हर एक मंथ मेरे हिसाब से जो बैंक का बैलेंस होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है अगर दोनों सेम है तो हमको रिकॉन्सिलेशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर जो है दोनों में अंतर है तो हम हर एक महीना उसका रिकॉन्सिलेशन कर ले कि ये डिफरेंस किस लिए हुआ है, ताकि
हमको लास्ट में जो है बर्डन कम पड़े। तो देखिए, रिकॉन्सिलेशन जो है, सपोज करिए कि आपके हिसाब से आपका बैलेंस होना चाहिए बैंक में 5 लाख रुपया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जब आप लाए तो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस है 4.5 लाख रुपया। यहाँ पे जो है 50,000 का अंतर है। अब ये 50,000 का अंतर क्यों है? तो आप जो है फाइंड आउट किए कि हम जो इनकमिंग में लिखें कि टोटल मेरे पास 5 लाख रुपया आया है, वो चेक के थ्रू आया है। यानी तो अगर 5 लाख रुपया आया है और वो चेक आप बैंक में जो है जमा कर दिए, आप अपने रजिस्टर में दिखा लिए कि 5 लाख रुपया इनकमिंग है, लेकिन बैंक में जो 5 लाख रुपया अलग अलग चेक है, एक ही चेक नहीं है। कोई 5,000 का, कोई 50,000 का, कोई 25,000 का, कोई 75,000, कोई 1 लाख का, अलग अलग चेक है। तो आप जो है स्टेटमेंट को देखें कि जितना हमने चेक जमा किया था उसमें से 4.5 लाख का ही चेक उस मंथ में क्रेडिट हुआ है। 50,000 का चेक जो है अभी वो क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आप जो है रिकॉर्ड जो मेंटेन किए हैं, आपके हिसाब से वो 5 लाख रुपया आपका इनकमिंग में, यानी आपके हिसाब से बैंक का बैलेंस 5 लाख से बढ़ गया, लेकिन जो बैंक वाला जो आपका लेजर मेंटेन किया है उसके स्टेटमेंट के हिसाब से आपका बैंक बैलेंस 4.5 लाख ही बढ़ा। 50,000 रुपया अभी वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी उसका बैलेंस 4.5 लाख से बढ़ा, लेकिन आपका बैलेंस जो है 5 लाख से बढ़ा। अब बताइए कि अगर आपको जो है अपना बैलेंस अगर बैंक के बैलेंस के साथ में मिलाना है और बैंक का बैलेंस में 4.5 लाख रुपया एक क्रेडिट हुआ है, लेकिन आप में जो है 5 लाख रुपया जो है इनकमिंग यानी डेबिट हुआ है। आप जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, अगर कोई इनकमिंग हो रहा है तो डेबिट होता है, अगर कोई आउटगोइंग हो रहा है तो क्रेडिट होता है, लेकिन बैंक में जस्ट लाइक उसका उल्टा होता है। डेबिट मीन्स यानी बैंक से पैसा निकला और क्रेडिट मीन्स बैंक में पैसा आया। तो अब जो है आपके हिसाब से आपने 5 लाख रुपया इनकमिंग में दिखा दिया, यानी आपके हिसाब से आपका बैंक का बैलेंस 5 लाख रुपया बढ़ा, लेकिन एक्चुअल में एज पर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आपका बैलेंस 4.5 लाख ही बढ़ा। तो अब जो है 50,000 रुपया जो डिफरेंस है, अगर आपको अपना बैलेंस बैंक के हिसाब से मिलाना है तो आपको क्या करना होगा, वो 50,000 रुपया को आपको माइनस करना होगा, तब आपका भी बैलेंस, तब आप में भी जो है इफेक्ट आएगा कि आपका बैलेंस 4.5 लाख से बैंक में बढ़ा और बैंक में भी आपका 4.5 लाख रुपया से बैंक में बढ़ा। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के समय, ठीक है, अगर सपोज करिए कि आप जो लेजर मेंटेन किए तो आपके कैश बुक के हिसाब से, सपोज करिए कि आप अपने बैलेंस से बैंक का बैलेंस मिलाना चाहते हैं। अगर डिफरेंस आ रहा है तो आप ये चाह रहे हैं कि मेरे हिसाब से जितना बैलेंस है और बैंक में अगर बैलेंस कुछ अलग है, तो आप ये चाह रहे हैं कि मेरे बैलेंस में क्या प्लस क्या माइनस किया जाए ताकि बैंक के बैलेंस से मेरा मैच कर जाए। तो आपको ये ध्यान देना होगा, अगर आप अपने बैलेंस से शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर आप अपने बैलेंस से शुरुआत कर रहे हैं और बैंक के बैलेंस को बैंक के बैलेंस से मिलाना है, तो आपको जो है ये ध्यान देना होगा कि हमको क्या करने से बैंक के बैलेंस के साथ में मेरा बैलेंस मिल जाए। तो मान लीजिए कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो आपने जो है
इनकमिंग में ले लिया है, लेकिन बैंक में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो आपके इनकमिंग में आया है, यानी आपके अगर इनकमिंग में आया तो आपके हिसाब से बैंक बैलेंस उतना से बढ़ा, लेकिन उसका इफेक्ट जो है बैंक में हुआ है, उसका इफेक्ट बैंक में कुछ नहीं है। तो अगर आपको जो है उसके हिसाब से मैच करना है तो आपको ये देखना होगा कि आप जिससे शुरुआत कर रहे हैं, आप जिससे शुरुआत कर रहे हैं और उसके अपोजिट साइड में हमको मैच करना है, तो आपको ये देखना होगा कि जो हमने कंसीडर किया लेकिन उसका इफेक्ट बैंक में नहीं है, तो आप जो कंसीडर किए हैं अगर आप उसको पहले प्लस किए हैं, यानी कोई चेक आपके पास आया, आप उस चेक को बैंक में जमा किए, आप अपने इनकमिंग में दिखा दिए कि इतना से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन वो चेक जो है बैंक में अभी तक गया ही नहीं है, तो क्या करना होगा कि उस चेक को जो आपने इनकमिंग में दिखाया है उसको आपको माइनस करना होगा, तभी जाके बैंक के बैलेंस से मैच करेगा। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय आपको जो है जो ट्रांजैक्शन सिर्फ आप में है उसका इफेक्ट जो है बैंक में नहीं है, तो आपके मुताबिक पहले अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को प्लस किए हैं तो आपको उसको माइनस करना होगा, तभी जाके अगले से मिलेगा। और अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने माइनस किया है तो आपको प्लस करना होगा, तभी जाके अगला ट्रांजैक्शन से जो है मैच करेगा। फिर अगर आपका जो है आपके मुताबिक जो है देख लिए कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो मेरे में ही सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन जिससे हमको मैच करना है उसमें उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये अगर आपका कंप्लीट हो गया है, अब फिर उसमें जो है देखना होगा कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो उसमें प्लस है लेकिन मेरे में उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो अगर हमको उसके साथ में मिलाना है, अगर हमको उसके साथ में मिलाना है उसमें कोई ट्रांजैक्शन प्लस है तो हमको भी प्लस का प्लस ही करना होगा। अगर उसके साथ में हमको मिलाना है उसमें कोई ट्रांजैक्शन माइनस है तो हमको भी माइनस ही करना होगा। तो आप जिससे शुरुआत कर रहे हैं आपको यही ध्यान देना होगा कि हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाते समय बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का मतलब आप जो मेंटेन किए हैं, यानी कंपनी जो मेंटेन की है, कंपनी के मुताबिक जो है बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों में डिफरेंस है तो हमको रिकॉन्सिलिएशन करना होता है। अगर आप अपने बैलेंस यानी कंपनी का जो बैलेंस है अगर आप उससे शुरुआत कर रहे हैं और आपको मिलाना है बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से जो बैलेंस है उससे अगर मिलाना है तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो सिर्फ मेरे में उसका इफेक्ट है, यानी कंपनी के रिकॉर्डिंग में सिर्फ उसका इफेक्ट है, उसका बैंक में इफेक्ट नहीं है, तो आप अगर पहले उसको प्लस किए हैं तो माइनस करना होगा, अगर पहले उसको माइनस किए हैं तो प्लस करना होगा। और अगर जिससे आपको मिलाना है यानी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैंक बैलेंस हमको मिलाना है, तो आपको देखना होगा कि बैंक में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो प्लस है लेकिन मेरे में उसका इफेक्ट नहीं आया है, तो वहां प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, वहां माइनस है तो यहां भी माइनस होगा। तो ये चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोज करिए कि आपने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट किया,
लेकिन वो चेक जो है अभी तक बैंक में इन कैश जो है नहीं हुआ है। आपने जैसे ही डिपॉजिट किया, आपने कैश बुक में लिख दिया कि इतना से मेरा जो है बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन उसका इफेक्ट आपको बैंक में है, उसका इफेक्ट आपको बैंक में नहीं हुआ है। तो अगर आप उसको अपने रिकॉर्ड में उसको ऐड किए हैं, ऐड मीन्स जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़े, अब माइनस मीन्स जिससे आपका बैंक बैलेंस आपके हिसाब से घटे। तो आपने कोई इस ट्रांजैक्शन में आपने ये दिखाया कि जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया, आपने ये एज्यूम कर लिया कि उतना से मेरा जो है बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन एक्चुअल में आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा है। तो वो प्लस किए हैं तो आपको उसको माइनस करना होगा। मान लीजिए कोई पार्टी ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पेमेंट कर दिया, ऐसा कोई पार्टी जिसके ऊपर कंपनी का बकाया था, वो डायरेक्टली क्या किया कि कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और आपको जो है इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन बैंक स्टेटमेंट जब लेके आए, जब दोनों में डिफरेंस था, तो आपने देखा कि फलाना पार्टी ने इतना रुपया मेरे बैंक में जमा किया है, लेकिन उसका इफेक्ट आप जो है मेंटेन किए हैं, उसका इफेक्ट इसमें आपके रिकॉर्डिंग में नहीं है। तो आप जो है क्या करिएगा कि अपने में उसको जो है क्या करिएगा, उसको ऐड करिएगा कि जो बैंक में तो ऐड है, यानी कोई ऐसा पार्टी जिसने डायरेक्ट जो है आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। और अगर आप कैश बैलेंस यानी जो आप रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं आपके हिसाब से जो बैंक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है उस पार्टी ने जितना भी पेमेंट किया उससे तो आपका बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से उतना से आपका बैलेंस बढ़ गया। चूंकि आपको इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण आपने उसको इनकमिंग में जो है नहीं लिया था। तो अगर हमको बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से मिलाना है तो क्या करना होगा, उतना अमाउंट से हमको अपने भी जो हम लेजर मेंटेन किए हैं ऐड करना होगा। जैसे बैंक वाले ने आपको इंटरेस्ट दिया, लेकिन जब इंटरेस्ट दिया आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए आप जो बैंक का लेजर मेंटेन कर रहे हैं आप अपने लेजर में उसको इनकमिंग में नहीं दिखाए। लेकिन जब आप बैंक स्टेटमेंट लेके आए उसमें देखे कि बैंक वाले ने हमको इंटरेस्ट भी दिया है, उससे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो अगर हमको अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस से मिलाना है तो उस इंटरेस्ट से हमको ऐड कर देना होगा। सपोज करिए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, जैसे शेयर मार्केट में कोई शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको बैंक अकाउंट का भी डिटेल देना होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले लाखों करोड़ों आदमी होते हैं, जो आपको जो है थ्रू आउट इंडिया जो है फैले हुए होते हैं, और कुछ आदमी जो है विदेश के भी होते हैं। तो अब मान लीजिए कि कंपनी अगर सबसे बैंक अकाउंट नंबर नहीं लेगी, तो सबको अगर कैश में पेमेंट करना है तो कंपनी को यानी जितना वो डिविडेंड देगी नहीं, उससे ज़्यादा पैसा उस कैश को पहुंचाने में लग जाएगा। इसीलिए कंपनी वाले क्या करते हैं कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप हमको अपना बैंक अकाउंट नंबर भी दीजिए, ताकि जो भी आपका इंटरेस्ट बने चाहे डिविडेंड बने वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में हम सेंड कर देंगे। लेकिन कंपनी वाले आपको बाय फोन जो है नहीं करते हैं कि आपको इतना इंटरेस्ट दिए कि डिविडेंड दिए। हो सकता है कि आपको मेल जो है आता हो। तो सपोज करिए कि ऐसा कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड जो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आया है, लेकिन उसका खबर आपके पास
नहीं है, उससे आपका जो है बैंक बैलेंस जो है बढ़ गया है। लेकिन आप जो है लेजर जो मेंटेन किए हैं उससे उसमें उतना अमाउंट से आप अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाए हैं। तो क्या करना होगा, अगर वहां पे बढ़ा है तो यहां भी आपको जो है बढ़ाना होगा। मान लीजिए कि आपने कोई चेक जो है बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन उसको अपने रिकॉर्ड में आप जो रजिस्टर चाहे लेजर मेंटेन कर रहे हैं उसको जो है अपने रिकॉर्ड में चढ़ाना आप भूल गए। आप जैसे ही बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक वाले ने उतना से आपका बैलेंस बढ़ा दिया। चूंकि आप जो है उसका इनकमिंग में दिखाना भूल गए, तो क्या होगा कि बैंक के हिसाब से बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन आप में उतना से बैलेंस नहीं बढ़ा। तो आपको यहाँ पे जो है ऐड करना होगा। उसी तरह से मान लीजिए कि बैंक ने कोई बैंक चार्ज चाहे कमीशन काटा। जनरली जो है बैंक वाले जो है फोन नहीं करते हैं। हर एक मंथ आपको स्टेटमेंट लाना होता है। स्टेटमेंट में आपको देखना होता है कि बैंक वाले ने कोई बैंक चार्ज या कोई कमीशन काटा है। अगर आपको लगता है कि बैंक वाले ने इस मंथ में बैंक चार्जेस काटा है, तो बैंक चार्जेस काटने से बैंक के हिसाब से जो भी आपका बैंक में बैलेंस है उतना से आपका पैसा जो है घट जाएगा। लेकिन आप अगर अपने रिकॉर्ड में आप नहीं घटाए हैं तो आपके रिकॉर्ड के मुताबिक उतना से आपका बैंक बैलेंस जो है बढ़ा रहेगा। क्योंकि बैंक वाले ने आपके बैलेंस में से लेस कर दिया है। अगर हमको अपने कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जो है मैच करना है, तो हमको भी यहाँ पे लेस करना होगा। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन का यही कॉन्सेप्ट है कि आप जो है किससे शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप जो रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, अगर उससे आप शुरुआत कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से इतना बैंक में बैलेंस होना चाहिए, और लेकिन बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से आपका बैलेंस कुछ और है, तो अगर आप अपने बैलेंस से शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा आपको यही देखना होगा कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो मेरे में ही सिर्फ इफेक्ट है, उसका इफेक्ट जो है बैंक में नहीं है। अगर सिर्फ आप ही में है तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे आपका बैंक बैलेंस आपके मुताबिक बढ़ा है तो उसको आपको माइनस करना होगा। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसमें आपके मुताबिक बैंक बैलेंस घटा है उसको आपको प्लस करना है। उसके बाद आपको जिससे मिलाना है, अगर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस मिलाना है तो आपको देखना होगा कि बैंक में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है, लेकिन उसका इफेक्ट आपके लेजर चाहे रजिस्टर में नहीं आया है। तो अगर वहां पे प्लस है तो आपको भी प्लस करना होगा, अगर वहां पे माइनस है तो आपको भी माइनस करना होगा। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो एंड करता है। धन्यवाद।